Welcome back again. I'm Brajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel. So I hope all of you are doing fine. आपकी preparation काफी अच्छी जा रही होगी. Already 18 days have passed since the notice for RBI Grade B came, and 10 days have passed since we came to know that there are 83 vacancy for journalist post, and there have been a tremendous response for this notification की क्योंकि एकदम से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कम आएगा और एकदम से ज्यादा वैकेंसी आई है तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है. So definitely competition is there, and you know that in prelims exam, or sorry, from prelims to mains, only few people will get selected. Okay, and prelims will be held on 18th October, and today is the 18th September, so only 30 days are left. So to be in that selected list of few people who will get the chance to give mains exam, you need to do certain things right now, right away. और इसीलिए ये नेक्स्ट 30 डेज जो है वो काफी क्रूशियल होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव अटैच्ड दिस इमेज कि सिर्फ मार्क्स मत देखो, स्कोर एनालाइज करो, अंडरस्टैंड व्हाई यू स्कोर्ड लो. दिस स्कोर एनालिसिस, दिस मॉक टेस्ट एनालिसिस विल गिव यू आइडिया अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स. जब आप क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करते हो, उसके टेक्निक समझते हो, उसके ट्रिक्स समझते हो, एंड इफ यू कीप डूइंग दैट, तो होता क्या है कि आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है, एंड व्हेन यू गेट इनटू द एग्जाम, इफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस, तो व्हेन यू गेट इनटू द एग्जाम्स, तो मेनी टाइम्स चांसेस आर कि उन्हीं में से जो आपने पढ़ा था, जो क्वेश्चंस उसी टाइप के क्वेश्चन, नॉट द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बट द सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी सीन इन द एग्जाम आल्सो. और तब जब आपको खुशी होती है कि यार इस तरह के तो मैंने प्रैक्टिस किया था, देन यू गेन सम कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. अगर मान लो पूरा का पूरा पेपर अननोन आ जाए तो यू विल बी अंडर प्रेशर, और अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दोगे, उसको एनालाइज नहीं करोगे, तो चांसेस यही है कि अंडर प्रेशर होने का सीन ज्यादा रहेगा. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जहां पर एक इनसाइड टैक्टिक्स एंड टिप्स वगैरह शेयर करने वाला हूं. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एंड इफ यू हैवंट स्टार्टेड मॉक टेस्ट, गाइज स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट. अब लेट मत करो, डोंट डिले मॉक टेस्ट. ओके, अब जो है जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ज्यादा ज्यादा टेस्ट वगैरह लगाने चाहिए, क्विज वगैरह अटेम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज पढ़ लेने से नहीं होता है, रिवीजन करना पड़ता है. और रिवीजन करने के बाद अगर आप टेस्ट देते हो, दैट ओनली टेल्स यू कि कितने चीजें आप रिटेन कर पाए हो, कितना रिटेन नहीं कर पाए हो. ओके, सो अटेम्प्टिंग टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर रनिंग टू वी आर ऑल्सो रनिंग मॉक टेस्ट प्रोग्राम. ओके, जो आरबीआई ग्रेड बी सेंट्रिक है, ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए है. इसमें आपको दोनों कवर्ड है, एंड इट विल कॉस्ट यू 990 2000 रुपीज आपको कॉस्ट होगा. इसमें जो अभी मेरा फेज 1 के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है, विच इज अराउंड वर्थ अराउंड 699, और जो मेरा अभी जो मैगजीन वाला कोर्स वगैरह चल रहा है, पावर पंच चल रहा है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है. ओके, ऑल दोज आर इंक्लूडेड, एंड दिस पर्टिकुलर कोर्स इज इंक्लूडेड इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम. तो ये 3000 वाला कोर्स है, उसमें वो इंक्लूडेड है. अपार्ट फ्रॉम दिस 3000 वर्थ ऑफ कोर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स यू नोट्स फॉर फेज 2 एग्जाम. यहाँ पर आपको जो है, जो ईएसआई है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, स्कीम्स है, रिपोर्ट्स है, उन सबके नोट्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, आपको मॉक टेस्ट, वो सारी चीजें यहाँ पर फेज 2 एग्जाम के लिए प्रोवाइड की जाएंगी. ओके, एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, दिस mentorship course is till the next year also, 2026 exam also. ओनली फॉर दिस कोर्स, मेंटरशिप कोर्स पे ये है. ये वाला आपको 6 दिसंबर को ही एक्सपायर कर जाएगा. 6 दिसंबर विच इज फेज 2 एग्जाम डेट, उसको आपको एक्सपायर कर जाएगा. बट इफ यू बाय दिस वन, तो इसमें जो भी फीचर्स है वो सारा का सारा आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सटेंड हो जाएगा. ओके, सो नाउ कम टू द वीडियो पार्ट. ये तो प्रमोशन था, चलो वीडियो पार्ट में आते हैं. तो सबसे पहले मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा. तो व्हेन टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, एज मेनी पीपल आर वर्किंग, दे आर वर्किंग समवेयर. तो ऐसे केस में क्या होता है कि मॉक टेस्ट आपको जो है वो वीकेंड पर देने होते हैं. सैटरडे संडे आपका जो ऑफ है, तो आप सैटरडे को रिवीजन करो और संडे को मॉक टेस्ट लगाओ. इनफैक्ट यू कैन अटेम्प्ट मॉक ऑन सैटरडे ऑल्सो, और उसको आप संडे को एनालाइज कर पाओगे. Okay, you can give 2 to 3 hours, because it will take around 2 to 3 hours to analyze that particular mock test. Analysis doesn't means कि only seeing कि मैंने कितना स्कोर किया, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए. नो, एनालिसिस मींस कि आप, सबसे पहला फैक्टर तो है एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट.
कि आपका एक्यूरेसी कितना था जो आपने अटेम्प्ट किया। इफ यू हैव टेकन अटेम्प्ट इट मींस कि यू had some idea about that particular question, you were knowing that particular question, तभी आपने attempt किया। now if that attempt become a negative one, कि क्या रीजन है, that I will have to know, right? कि मैंने जब एक कॉन्फिडेंस में लेकर जो है मैंने अटेम्प्ट किया, हाँ चलो तुक्का मारा तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर मैं श्योर होकर अटेम्प्ट ले रहा हूँ फिर भी वो गलती हो जा रही है, तो इट मीन्स कि देयर मे बी समथिंग आई मिस्ड। ओके, आइदर आई कुड हैव एरर रीड। ये कई बार होता है पजल वगैरह में, आप जो है एरर रीडिंग करते हो, जो चीज दिया हुआ वो आपने पढ़ा और समझा नहीं, कुछ और आप वहां पे डिड्यूस कर लिए, तो ये कई बार होता है। तो इन चीजों का आपको फिगर आउट करना होता है। या ये भी हो सकता है कि आपने स्पीड में जो है कुछ और ही पढ़ लिया और समझ लिया। तो देयर कुड बी मेनी रीजंस, तो फर्स्ट थिंग आई विल हैव टू सी कि जो मैंने अटेम्प्ट किया एंड द अटेम्प्ट विच आई वाज श्योर अबाउट, फिर वहां पर गलती क्यों हो गई, व्हाट वाज द रीजन। okay, so I will have to take a list of all those. then the अब देखो आरबीआई में एक्यूरेसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि लेट सपोज लास्ट ईयर आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स में 7.5 मार्क्स था क्वांट का कट ऑफ, क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ आउट ऑफ 30 मार्क्स यू हैड टू स्कोर 7.5 मार्क्स। ओके, लेट सपोज समवन सॉल्व 8 क्वेश्चंस एक्यूरेटली, ओके, पूरा कॉन्फिडेंस में 8 सॉल्व किया, बट किसी कारण बस वन क्वेश्चन गलती हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, so now his marks would be 7.5. He was sure about 8 marks and based on 8 marks he or she would have cleared the sectional cutoff and would have get chance to write the mains exam. But just because of one mistake, just because of that one mistake, वो क्या हो गया, स्कोर अब 6.75 हो गया, और 6.75 सेक्शनल नहीं था, 7.5 सेक्शनल था। तो क्या हो गया, आप आउट ऑफ सिलेक्शन हो गए, आउट ऑफ रेस हो गए। तो यही मैटर करता है, एक्यूरेसी मैटर्स करता है। ओके, तो एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर स्पीड का उतना बड़ा रोल नहीं है, बट हाँ स्पीड में ऐसा भी नहीं है कि आप अब 30 मिनट में जो है वो 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, उतनी भी घटिया स्पीड की मान लो नहीं होनी चाहिए। स्पीड आई से ऑलवेज से कि हाँ उतना ज्यादा स्पीड का रोल नहीं, लाइक वी से ऑन द क्लरिकल एग्जाम्स वेयर स्पीड मैटर्स, आपको 30 में से 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन करने पड़ जाते हैं समटाइम्स। तो वो वाली बात तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर ये सीन है कि आपको 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ क्वांट में, रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इंग्लिश में आपको 20 प्लस 20 टू 25 क्वेश्चन यू कैन मैनेज, इफ यू मूव फास्ट आप 28 भी कर सकते हो। सेम आपको जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, देयर आर 80 क्वेश्चंस इन जनरल अवेयरनेस, देयर आर 80 क्वेश्चंस एंड ओनली 25 मिनट हैव बीन गिवन। आपको क्या लगता है ये 25 मिनट में आप कर लोगे? नहीं, वहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। सो अराउंड अटेम्प्टिंग 50 क्वेश्चंस और मे बी 55 क्वेश्चंस itself would be a big thing to ask. ओके, तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर, लेकिन एक कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि यू शुड नॉट गेट स्टक इन लेंथी क्वेश्चंस एंड यू शुड ट्राई रीचिंग क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 80। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुंच जाता है सॉल्व करते करते और मार्क को रिव्यू करते हुए, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि बस भागते जाना, नो, आई मीन कि सॉल्व करते हुए जो क्वेश्चन डुएबल है उसको करते हुए अगर कोई स्टूडेंट 80 तक पहुंचता है तो उसके अटेम्प्ट 45 प्लस जरूर हो जाएंगे, उसके अटेम्प्ट 25 मिनट में 45 प्लस जरूर होंगे एंड ही वुड डेफिनेटली मैनेज 40 प्लस स्कोर। ओके, ही वुड 38 40 स्कोर मैनेज हो जाएगा। एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर दैट मच इन आरबीआई ग्रेड बी, बिलीव मी आपको प्रीलिम्स जो है बस दूसरे सब्जेक्ट का सेक्शनल क्लियर करने से भी सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, तो इसीलिए ये चीज जरूरी है कि आप यू डोंट गेट स्टक इन लेंथी क्वेश्चंस, आप यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। और जो भी बनते जा रहे हैं वन लाइनर टाइप हैं या जो इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन है विद इन 25 सेकंड जो सॉल्व हो सकते हैं, 30 सेकंड सॉल्व हो सकते हैं, वो अगर आप करते हुए क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुंच जाते हो तो बिलीव मी आप 45 50 प्लस भी आप जो है अटेम्प्ट कर लोगे। और जितना ज्यादा आपका जो है एक्यूरेसी के साथ आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करोगे, उतना ज्यादा चांस है आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखो पेपर जो सेट होता है वो 4 सेट में सेट होता है, ए बी सी डी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, नो, क्वेश्चन सेम रहेंगे। ऑप्शंस में क्या होते हैं कि वो होते हैं फ्लक्चुएट ऑप्शंस। अगर ऑप्शंस को जो है वो आपको आपका ए है, जैसे कि इसमें अगर ये ए बी सी डी ऑप्शन है तो इसमें ये बी ए डी सी हो सकता है बी वाले सेट में, तो ऑप्शंस को जो आपको थोड़ा सा
ऊपर नीचे करते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, क्वेश्चन की नंबरिंग जो है वो चेंज होती है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, लेट सपोज द सेट डी कम्स टू यू, ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपको सेट डी आया है सेट बी आया है, ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं ऑनलाइन में पता नहीं चलता है। ओके, तो लेट सपोज कि आपका फ्रेंड है उसको सेट ए आया, उसमें जो इजी वाले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे वो बिगिनिंग में थे, लेकिन चूंकि मैंने बोला ना कि ये रेंडम होता है, क्वेश्चंस को रेंडम कर दिया जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लेट सपोज आपको सेट डी आया है, उस सेट में आपके इजी क्वेश्चन सबसे एंड में है, और आप एंड तो गए ही नहीं, आप 80 नंबर तक पहुंच ही नहीं पाए, तो वैसे कैसे आपको पता कैसे चलेगा कि लास्ट में अच्छा इजी क्वेश्चन था या डिफिकल्ट क्वेश्चन था? तो ऑटोमेटिकली योर अटेम्प्ट वुड बी लो। तो यही मैं बोलता हूँ, ये सेम चीज जो है मैं आपको क्वांट और रीजनिंग के लिए भी लोगों को सजेस्ट करता हूँ, खास करके क्वांट के लिए, कि 2 मिनट दो, इट वोंट टेक मोर देन 2 मिनट, कि 2 मिनट लगाओ, और उस 2 मिनट में जो है ये कम से कम देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, रेदर देन जस्ट अटेम्प्टिंग, जस्ट पेपर ओपन हुआ और खुद अटेम्प्ट करने लगे। ये क्वांट और रीजनिंग के लिए, इंग्लिश और जीएम आपको तो एकदम से मैंने बोला ना कि वो करते रहना चाहिए, बट स्पेशली इन केस ऑफ क्वांट वेयर यू आर सपोज टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, तो आपको 2 मिनट आप ये देना चाहिए कि विच आर द क्वेश्चंस दैट आई कैन सॉल्व। ओके, कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड लाइन पर है, रेदर देन गिविंग 2 मिनट ईच टू ऑल द क्वेश्चंस, विच इज नॉट अ आइडियल केस, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं दिया गया है। आप एक बार जरूर ग्लांस कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे एक्सपेक्टेड लाइन पर आए हुए हैं, द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैव प्रैक्टिस, वो चीज को आप रफ शीट में मार्क करते चले जाओ। लाइक लेट सपोज कि आप नंबर सीरीज को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, ओके, तो नंबर सीरीज को जब आप नोट डाउन कर लिए कि हाँ यहाँ भाई नंबर सीरीज, या उसी तरह राइट अवे यू कैन सॉल्व द नंबर सीरीज, या आप ये मार्क करके लिख लो कि यहाँ पर इतने नंबर पर अरिथमेटिक ये क्वेश्चंस हैं, डीआई एक डीआई जो यहाँ पर इतने इतने से लेकर इतने तक ये डीआई दिया हुआ है, इतने से लेकर इतने नंबर तक जो है दूसरा डीआई है, वो डीआई का टाइप क्या है, इज इट अ टेबल डीआई, इज इट अ पाई चार्ट, इज इट अ कैसलेट, और ये चीज अगर आप नोट डाउन कर लेते हो देन यू हैव द राइट माइंडसेट कि हाँ भाई यहाँ यहाँ ये क्वेश्चन है और चलो मुझे आप अटेम्प्ट करने हैं। Similarly, in case of reasoning ability, you can do the same thing. There you have 45 minutes. You can devote 2 to 3 minutes, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, तो आपको 3 से 4 मिनट लग सकता है वहां पर, तो 4 मिनट भी अगर आपने दिया, बट यू कैन फिगर आउट कि हाँ भाई कहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है, इज देयर इनपुट आउटपुट क्वेश्चन, इज देयर कोडिंग डिकोडिंग, हाउ मेनी पजल्स आर देयर, विच टाइप ऑफ पजल्स आर एट व्हाट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस कहाँ पर हैं, रिवर्स सिलोगिज्म है, ब्लड रिलेशन है, कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ पर हैं। अब ये चीज अगर मैंने नोट डाउन किया हुआ है तो मुझे पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है। ओके, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन विच आई फील माई सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट, या वैसे क्वेश्चंस को जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूं, तो वो क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूंगा वहां से, उसमें सेलेक्टिवली मैं स्मार्ट तरीके से मैं अटेम्प्ट करूंगा, ताकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा होल्ड है, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड कोडिंग और डिकोडिंग सबसे ज्यादा है, या इनपुट आउटपुट मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वो चीज को मैं सबसे पहले अप्रोच करूंगा। ओके, रेदर देन डूइंग रेंडमली या ऐसे ही अंधेरे में तीर लगाने से अच्छा है कि मुझे अब आइडिया है कि कहां पर क्या है और कौन कौन से सेगमेंट से पूछे गए हैं। ओके, तो ये भी तरीका होता है जो कि आपको अपनाना चाहिए, एंड इट्स नॉट लाइक यू कैन डू ऑल दीज थिंग डायरेक्टली इन द एग्जाम, you will have to practice these things, you will have to, maybe you will have to get expert in these things by doing mock test and sectional test। ओके, तभी जाकर ये चीजें आपको हो पाएंगी। ओके, तो ये सब तो सजेशंस था। चलो लेट्स once again talk about the mock test, how to analyze the mock test। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट है। सेकेंड थिंग है टाइम स्पेंट ऑन ईच क्वेश्चंस। यू नो दैट, जैसे कि मैंने बोला कि यू आर सपोज टू सॉल्व 20 क्वेश्चंस इन रीजनिंग एबिलिटी, this is the minimum that you are supposed to do, and you and I to suppose 10 questions for a safer side, because there is normalization also. The biggest villain in phase 1 is normalization, because the exam would be conducted in 2 shifts and there would be normalization। तो आपको जो है अगर आपके अटेम्प्ट ज्यादा भी हैं तो कई बार आपको नॉर्मलाइजेशन के कारण मार्क्स कम हो जाते हैं, और ये काफी लोगों के साथ होता है। तो दैट्स फॉर अ सेफर साइड आई एम टेलिंग यू टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस इन क्वांट, व्हिच इज अ बिग थिंग। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से 10 क्वेश्चन हो जाएगा, आप गए एग्जाम में बैठे और 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं। 4 क्वेश्चन सबसे बन जाता है, 5 क्वेश्चन सबसे बन जाता है, लेकिन 10 सॉल्व करने में बहुत मेहनत लगती है, ये बात ध्यान रखना। तो आपको ये करना है, you have been given 45 minutes for this thing and you have been given 25 minutes for this thing। Okay, now tell me how much time I can devote for each question।
एंड आई हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन की, मैं 2 मिनट लगाकर ऑलरेडी नोटेड डाउन की, हाँ भाई डीआई कितने से कितने नंबर तक है, कौन सा डीआई कितने नंबर पे है, ये चीज मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है। तो मेरे पास जो है -2 यहाँ पर करता हूँ, -4 यहाँ पर करता हूँ। सो आई हैव 40 मिनट ओवर हियर, आई हैव 23 मिनट ओवर हियर। अब मुझे बताओ कि आपके पास कितने टाइम है। सो यू हैव गॉट अराउंड 2 मिनट ईच क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन। लेकिन मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन सेटअप क्वेश्चंस भी हैं, 5 के वाले क्वेश्चंस हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो है एक बार अगर लॉजिक में डिड्यूस कर लिया, इफ आई एम एबल टू डिड्यूस द लॉजिक, तो उसके बाद मुझे ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में मुझे 2-2 मिनट लगेंगे। नो, जो सेट वाले क्वेश्चन का यही फायदा है कि एक बार आपने अगर लॉजिक फिगर आउट कर लिया तो आपको 5 क्वेश्चन बनेंगे, 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, जनरली 3 4 5 ऐसे रहते हैं। कुछ पजल में 3 ही क्वेश्चन रहते हैं, कुछ पजल में 4 रहते हैं, कुछ पजल में 5 क्वेश्चन रहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर एक पजल में यूनिफॉर्म नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये भी काफी सारे लोग गलती करते हैं कि एकदम से वो पजल अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया और बाद में पता चला पूरा मेहनत लगाए 15 मिनट लगा दिया और 2 ही क्वेश्चन थे उसमें। ये गलती आपको नहीं करनी। दीज आर द ब्लंडर्स दैट पीपल कमिट इन द एक्चुअल एग्जाम। तो ये नहीं करनी है। मे बी मॉक टेस्ट आपको 5 का सेट ही दिखे, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चन 2 ही, बड़ा सा पजल रहेगा, 2 ही क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन हो सकता है, 4 क्वेश्चन हो सकता है, 5 क्वेश्चन हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप क्वेश्चन नंबर जरूर नोट कर लेना, दैट विल गिव यू मोर आइडिया, और ये आपके लिए ज्यादा बेहतर स्मार्टली आपको जो है मैनेज करने में हेल्प करेगा। ओके, तो इस हिसाब से मेरे पास 2 to 2.5 मिनट जो है ईच बन जाते हैं पर क्वेश्चन पर। तो उसी हिसाब से मैं मैनेज करूंगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो 2 से 2.5 मिनट आपको जो 2.25 मिनट आपको पर क्वेश्चन पर मिलता है। तो अगर आप उससे ज्यादा अगर कमिट कर रहे हो टाइम किसी क्वेश्चन पर, अननेसेसरीली आप टाइम डाल रहे हो, इसका मतलब है यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन योर सेल्फ। इन द लास्ट मोमेंट आपको क्या होगा कि जब आप देखोगे कि आपके अटेम्प्ट उतने ज्यादा नहीं हो पाए, सो यू वुड बी पुटिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन योर सेल्फ एंड यू वुड बी कमिटिंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। आप मे भी तुक्का मारना स्टार्ट कर दो। ओके, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में लोग करते हैं कि वो फिर देखते हैं स्टूपिड मिस्टेक्स होती है कि वो क्वांट रीजनिंग में तुक्का मारने लगते हैं कि हाँ भगवान मे भी भला कर दे। अरे भाई इतने सारे लोग हैं, भगवान के लिए कौन जो है, एंड वी ऑल आर किड्स ऑफ द गॉड, राइट, हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि भगवान आप पर ज्यादा भला करेंगे और उन दूसरे पर नहीं करेंगे? क्योंकि फॉर पेरेंट्स ऑल द किड्स आर सेम, सभी बच्चे एक समान है भगवान के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पर ज्यादा भला किया जाएगा? सो डोंट डू दैट स्टूपिड मिस्टेक कि हाँ भाई तुक्का मार के भगवान भगवान कर रहे हैं। नहीं, आपके अपने हार्डवर्क ही वहां काम आते हैं। योर ओन एफर्ट वुड मैटर ओवर देयर। या देर आर सम लक फैक्टर, समटाइम्स वी डू मार्क समथिंग एंड वो वर्कआउट कर जाता है वो, लेकिन लकीली हो जाता है वो, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, कि बार हम मारे और क्योंकि 4 ऑप्शन है, एक तो सही होगा ही। आपने मारा, 4 लोगों ने मारा, एक लोगों का तो सही होगा ही। तो वो वाली बात हो जाती है। तो यू नीड टू एक्ट स्मार्टली डिपेंडिंग अपॉन वेदर द क्वेश्चन इज नोन और अननोन। अगर नोन क्वेश्चन है, आई कैन कमिट सम एक्स्ट्रा टाइम। इफ द क्वेश्चन इज अननोन, सो आई वुड जस्ट एनालाइज इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, विल आई बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर नहीं तो फिर मैं आगे मूव करूंगा और फिर मैं छोड़ दूंगा उस क्वेश्चन को। ओके, बट ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन आप छोड़ते जाओगे तो फिर आप सॉल्व करोगे क्या? तो थोड़ा सा आपको वहां पर करना। और इसीलिए मॉक टेस्ट वगैरह जब देते हो तो उसमें आपको ये चीजों की आइडिया लग जाती है। ओके, सो ऑलवेज एनालाइज योर टाइम एलोकेशन। सेकंड है वीक चैप्टर्स, मस्ट डू चैप्टर्स। अब देखो कुछ मॉक टेस्ट दोगे, आपको एक एनालाइज करने पर ये भी आइडिया लगेगा कि विच आर द चैप्टर्स विच आर स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ योर्स। ओके, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि वीक हैं। जैसे कि कुछ लोगों को पजल्स में दिक्कत होती है, बट इट्स नॉट लाइक यू आर सपोज टू नो ऑल द टाइप ऑफ पजल्स। नो, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो आपको दिखाता हूं मैं। दिस इज द आरबीआई ग्रेड बी 2025 रीजनिंग एबिलिटी एनालिसिस। ओके, इसमें आप देखो कि ये इजी क्वेश्चंस कितने थे, मॉडरेट कितने थे, इजी क्वेश्चंस कितने थे, मॉडरेट कितने थे, डिफिकल्ट कितने थे। सो देयर विल बी टोटल 60 क्वेश्चंस, राइट, एंड अराउंड 27 मॉडरेट एंड डिफिकल्ट थे। ओनली 6 क्वेश्चंस वेर इजी, जिससे आपका कुछ नहीं होगा। आपको तो 20 करने हैं, राइट, तो आपको मॉडरेट करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर पजल कितना था, सिटिंग अरेंजमेंट के 12 क्वेश्चंस थे। ओके, नॉट ऑल पजल सिटिंग अरेंजमेंट हैज 5 क्वेश्चंस, सम हैव 3 4 5। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ये चीजों को, ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना रहे और बाद में वहां पर जाकर वो मिस्टेक कमिट ना करे। ओके, पजल्स वेर देयर वर टोटल 15 पजल्स। उसके अलावा और क्या था, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। क्रिटिकल रीजनिंग क्या हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन,
स्टेटमेंट वाला जो आपको ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। देयर वर अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस, और ये इतने हर साल रहते हैं, ये हर साल यही सीन रहता है, इतने क्वेश्चंस रहते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आप में से ज्यादा होशियार लोग जो होंगे वो क्या करोगे कि बिना प्रैक्टिस के उनको लगा कि यार डायरेक्ट ये वाला तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसी को अटेम्प्ट करके वहां पर करते नहीं। यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। ओके, देर आर टू काइंड ऑफ पीपल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक है आदमी ए और एक है बी। ये बी मैं हूँ, ओके, ये मेरे टाइप के लोग हैं। एक है ए, their mind, their mentality or their thought process rather than mind, their thought matches with the examiner। जो एग्जामिनर सोचता है सिमिलरली उसका भी सोच उसी टर्म पर होता है। ओके, एक होता है जो ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, ओवर थिंकर या उस तरह के लोग होते हैं जिनको कि हर बात में कुछ नया चीज सोचने का आदत होता है। ओके, इनका कभी मैच नहीं करता, दे नेवर, इनका थॉट जो है वो एग्जामिनर से मैच ही नहीं करता है, इनका करता है। तो ऐसे लोगों का देखोगे क्रिटिकल रीजनिंग काफी अच्छे से बन जाता है, और इन लोगों का देखोगे कितना भी प्रैक्टिस कर ले कुछ भी कर ले इनसे बनता ही नहीं। इसीलिए, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। यस, इट इज अ रीजनिंग, सो देयर आर सम लॉजिक्स, देयर आर सम कंडीशंस, देयर आर सम रूल्स रेगुलेशंस। रीजनिंग में हमेशा उसमें रूल्स होगा, लॉजिक होगा। रीजनिंग बिना लॉजिक का हो ही नहीं सकता। इफ इट इज कॉल्ड रीजनिंग देन देयर वुड बी सम लॉजिक। तो इसीलिए आपको लॉजिक समझना चाहिए, लॉजिक को फिगर आउट करना चाहिए। बट स्टिल I believe that this is the two things that differentiate between the people who are able to manage score in critical reasoning and there are people who are not able to manage score in critical reasoning। तो ये वाला फैक्टर भी आप जरूर इंक्लूड करना, और ये तब पता चलेगा जब आप लॉजिक्स को सीख लोगे, जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, हमें बात कर रहा था पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। अब देख सकते हो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट टोटल 25 से 26 क्वेश्चन है। ओके, 25 टू 26 क्वेश्चन है। अब देखो पजल में क्या होता है कि पजल में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स पूछते हैं वो लोग। ओके, पजल में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स पूछते हैं कि विच आर दोज पजल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोर फ्लैट। अब वो बात रहे पुराने जमाने की बात होगी जहां पर आपको 8 फ्लोर देकर वो लोग बैठने के लिए सिटिंग करने के लिए बोलते थे। नो, देयर विल बी अराउंड 8 फ्लोर एंड ऑन ईच फ्लोर देयर वुड बी 4 फ्लैट्स। देयर वुड बी 8 फ्लोर and one of the floor, and there could be 25 flats or maybe 29 flats. One of the floor could be vacant. One floor जो है out of the 8 floor one could be vacant. Okay, and there could be some on each floor there are 3 to 4 flats. ऑब्वियसली पता है अगर सब पर 4 रहता तो 32 होते, यहाँ पर तो 29 ही है, तो वन फ्लोर तो वैसे वैकेंट है। बट ऑन ईच फ्लोर देयर कुड बी सम फ्लोर्स ऑन विच ओनली 3 flats are there, okay, and on some floors there are 4 flats are there। चलो अब अरेंज करके दिखाओ। तो दैट्स हाउ दे दीज डेज दे आस्क यू फ्लोर एंड फ्लैट। और ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, एक बार अगर आप इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट आप फ्लोर फ्लैट के क्वेश्चंस होते हैं उसको आप सॉल्व करते हो, आंसर्स देखते हो, एक्सप्लेनेशन देखते हो, उसका वीडियोज देखते हो, इट ऑटोमेटिकली कम टू द पॉइंट कि आप ये भी क्वेश्चन अभी आपको ये लगेगा कि अरे यार ये क्या बोल रहे सर, कुछ भी आप बोल रहे नहीं। एक टाइम आएगा कि ये भी आप सॉल्व कर लोगे और आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ टाइम लगता है, 10 मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे, बट ये हो जाएंगे। अगर इस पर 5 क्वेश्चन आया तो ठीक है, 10 मिनट लगा के अपने 5 क्वेश्चन तो सॉल्व किया ना। ओके, तो वही वाली बात होती है। सेकेंड है शेड्यूलिंग, थर्ड है डेजिग्नेशन, कैटेगराइजेशन। इस तरह के पजल्स जनरली ये 4 से 5 तरह के पजल्स जो है वो आपको एग्जाम में आते हैं। सिमिलरली सिटिंग अरेंजमेंट में तो आपको सारे ये 4 तरह के पजल का अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, इसी में मान लो कैलकुलेशन बेस्ड पजल भी आता है, आजकल क्या हो रहा है कैलकुलेशन बेस्ड पजल्स वगैरह भी आता है। तो अगर आप 3 से 4 तरह के पजल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो जो कि रिपीटेडली आ रहे हैं, और उस तरह के पजल्स को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो चांसेस ये है कि इस 15 में से कम 1 या 2 पजल तो ऐसा होगा ना जो कि आपको आता होगा। अगर ये 15 या था, लेट सपोज कि यहाँ 3 पजल आया, ऐसा तो जरूर होगा ना कि आउट ऑफ दीज 3 एटलीस्ट यू नो वन, राइट। सिमिलरली अगर सिटिंग अरेंजमेंट में आप 3 से 4 तरह के सिटिंग अरेंज को अच्छे से कर लेते हैं तो चांसेस आर कि एक इतना तो बड़ा आपको आपके साथ पनौती नहीं हो सकता ना, इतना भी तो अनलकी नहीं हो सकते। एटलीस्ट 1 या 2 तो ऐसे होंगे जो आपने कर रखा होगा जिस पर अपने ढेर सारे टाइप के प्रैक्टिस कर रखे होंगे।
तो यू वुड ऑटोमेटिकली हैव द कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट। और 2 बस पजल अटेम्प्ट कर लोगे तो बाद बाकी आपको इनपुट आउटपुट, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग ये सब के क्वेश्चंस भी रहते हैं ढेर सारे भरे पड़े। आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स सिलोगिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग में भी सारे के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अब ये मत करना कि 11 के 11 छोड़ना, अगर आप कैटेगरी बी में आते हो तो सब छोड़ के, नहीं, कुछ क्वेश्चंस में बिना लॉजिक के बस स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, आप आंसर मार्क कर लोगे, इसलिए 1 मिनट उसको जरूर देख लेना। तो इस तरह से जाकर जो आपके 20 नंबर आते हैं यहाँ पर। 20 नंबर लाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है, तब जाकर आपको आते हैं। ओके, तो अगर आप इफ यू आर स्कोरिंग लो इन, वही मैंने बोला कि ये आप चूज कर लो कि यहाँ यहाँ से आते हैं वही क्वेश्चन, तो मुझे वहां से करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज इफ यू स्कोर लो इन पजल, तो यूज चैप्टर वाइज। ओके, एंड स्टार्ट टू मास्टर सर्टेन टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मास्टर कर लो। उसके अलावा मॉक टेस्ट कर अटेम्प्ट ऑल इनकरेक्ट क्वेश्चंस या द क्वेश्चंस दैट यू डिड नॉट अटेम्प्ट। इनकरेक्ट वाला तो सबसे पहले करना है, क्यों? क्योंकि दोज वर द क्वेश्चंस व्हिच आई फेल्ट आई कैन सॉल्व बट आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व। तो वो तो सबसे पहले करना है, एंड देन आई हैव टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल कि अननोन वाले क्वेश्चंस में से वैसे क्वेश्चंस देखने हैं कि जो वैसे टॉपिक से आए हैं जिसको मैंने मास्टर तो किया था बट आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व ओवर देयर। आई डिड नॉट हैड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकूं, या मेरे पास टाइम नहीं था, या किसी भी कारण से उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तब अननोन में भी 2 तरह से हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसको मेरे आता था बट टाइम नहीं था, या वैसे क्वेश्चन जिसका कंसेप्ट को मैंने मास्टर किया था बट वहां पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो उन क्वेश्चन को पहले करना और फिर बाद में कंप्लीटली अननोन को देखना है कि भाई इसमें क्या था, व्हाट वाज द लॉजिक इन दोज क्वेश्चंस। तो ऐसे करके जो आपका जो है पूरा का पूरा एनालिसिस होता है, इतने फैक्टर्स का आपको ध्यान रखने होते हैं। ओके, सो एनालाइज एक्यूरेसी, रिवाइज कोर कंसेप्ट, जहां पर भी गलती हो कोर कंसेप्ट को जरूर करो कि वीक एरियाज में। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड डिकोड द नेगेटिव मार्किंग, फिगर आउट रीजन फॉर द मिस्टेक, मेक कंपाइलेशन ऑफ एरर्स कमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है एरर करके बस भूल जाते हो, नहीं भाई, नोट डाउन करो क्यों गलती हुई थी, ताकि एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम के 2-3 दिन जो मैं बोलता हूँ कि रिवीजन, लास्ट वीक रिवीजन के लिए होता है। लास्ट वीक नया कुछ नहीं करना होता है, रिवीजन करना होता है। लास्ट वीक इज कम्प्लीटली, जैसे कि 16-15 तारीख के बाद, 13-14 तारीख के बाद जो है 14 से 17 तक जो है, 14 to 17, या ये जो 4-5 दिन है, 14, 15, 16, 17, ये जो 4 दिन होंगे ये ओनली फॉर रिवीजन होते हैं। इसमें कुछ नया नहीं करना होता है, नो नीड टू डू न्यू, ओनली रिविजन्स के लिए ये होते हैं। और ये कौन सा चीज रिवीजन का, जो आपने टेस्ट लगा रखा है, जो आपने क्विजेज दिए जनरल अवेयरनेस के, वो सब चीजों को रिवाइज करना होता है, तभी जाकर जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। तो रिवाइज कब करोगे? जब आप ढेर सारा दोगे, जब उसका लिस्ट होगा, जब आपके पास नोट्स रेडी होगा, राइट। ये तो बात हो गई क्वांट एंड रीजनिंग के। क्वांट का मैंने उस तरह से आपको डिटेल में नहीं दिखाया, लेट मी शो इट अगेन कि क्वांट में भी आपको चीजें दी हुई है। जैसे कि ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आप देख सकते हो, एक इजी था, इस तरह से आपका सिग्निफिकेंट था। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के आपको 15 क्वेश्चन थे, 3 डीआई था, 1 वाज इजियर बट डिफिकल्ट, फाइंडिंग इट वाज डिफिकल्ट। अब देखो यही बात, यही मैंने बोला कि अगर मान लो कोई डायरेक्टली जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा डीआई इजी है, कौन सा टफ है। इसीलिए आपको सबसे पहले नोट डाउन करना चाहिए कि विच वन कहाँ से कहाँ तक डीआई दिया हुआ है, और जब आप उस डीआई पर जाते हो तब जाकर आपको और भी आइडिया लगेगा कि हाँ भाई, इसमें जो है ये चीज कर सकते थे, ये वाला जो मैं अटेम्प्ट ले सकता हूँ, ये वाला नहीं ले सकता हूँ। ओके, क्वांटिटी कंपैरिजन के 3 क्वेश्चंस थे। उसके अलावा आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के जो आपको 3 क्वेश्चंस थे, डाटा सफिशिएंसी के 2, और अरिथमेटिक के 7 क्वेश्चंस थे। आजकल जो अरिथमेटिक पूछा जाता है उसमें वेरिएबल इंक्लूड कर देता है, एक्स वाई करके आपको वेरिएबल डाल दिया जाता है। तो नए टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देयर आर सम चैनल, जैसे कि एक चैनल है जिसको मैं काफी ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, वो ऑलरेडी काफी पॉपुलर है, एक है लर्निंग कैप्सूल करके। ओके, यूट्यूब पर है, हर्षल अग्रवाल पढ़ाते हैं। ओके, तो आई लाइक हिज अप्रोच, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि काफी ज्यादा क्वेश्चन जो अभी जैसे कि एसबीआई पीओ मेंस हुआ या पीएस पीओ मेंस हुआ, तो ही कलेक्ट्स ऑल द क्वेश्चंस। ओके, और जब एज ए टीचर मैं भी ये करता हूँ, जब मैं देखता हूँ जनरल अवेयरनेस का जो भी पेपर होता है, जैसे आपने देखा होगा टेलीग्राम पर मैंने ये किया कि जनरल अवेयरनेस का जो भी क्वेश्चन था एसबीआई पीओ में, वो मैंने देखा, उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दैट विल गिव मी सम आइडिया कि हाँ भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या नया सोच रहा है।
अगर मैं ऐसे ही आंख मूंद के पढ़ाता रहा, नोट्स बना के देता रहा, तो कुछ नहीं हो सकता उसमें, बिकॉज आई विल हैव टू, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु इज अटेम्प्टिंग द एग्जाम। आई यूज टू बट नॉट एनी मोर। सो आई विल हैव टू नो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, व्हाट हैज बीन चेंज्ड, ओके, कैसे वो क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर रहा है, व्हाट इज द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। सो आई विल हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग, देन ओनली आई कैन टीच यू बेटर। ओके, तभी मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। सिमिलरली ये चीज वही मोस्टली देखा है कि वो ये चीज करते हैं। और भी कुछ लोग करते हैं, जैसे एक और भी है वेटरन करके है, ओके, वेटरन करके है, यशराज, यशराज सर है, वो भी है, वो भी ये चीज करते हैं। तो उसके अलावा जैसे कि आपको आर्ट ऑफ रीजनिंग है, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज डूइंग दीज थिंग्स और नॉट, वो भी आर्ट ऑफ रीजनिंग है। तो ये सब कुछ एजुकेटर्स हैं जो कि इस जो एक मेंटेलिटी ना, जो जिस तरह से मैं आपको अप्रोच करता हूँ उस तरह से वो कर दी, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग देम कि आप उनका जो है फॉलो कर सकते हो उनको, एंड इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। ये आपको और ज्यादा जो है, जो आप पीवाईक्यूज वगैरह देखोगे, जो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं, वो सब अगर आप वहां पर सॉल्व करोगे तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जो भी एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ मेंस का पेपर है, उसी तरह के टर्म पर आपको यहाँ पर भी आईपीएस क्लर्क मेंस का पेपर है, उसी के टर्म पर यहाँ पर भी क्वेश्चंस वगैरह आपको दिखते हैं। तो वो चीज आपको वहां पर मिल जाता है और वहां से आपको आइडिया लग जाता है। तो कुछ लोगों को लेट सपोज कि डीआई टफ लगता है, डीआई उतना आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो वैसे केस में क्या करना है कि अगर मान लो आप अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर मैनेज कर लोगे, अगर मान लो यहीं से आप 2-3 मार्क्स मैनेज कर लेते हो, कहीं से भी नंबर लाने हैं, अगर यहीं से मैनेज कर लिया तो भी अच्छी बात है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा कि बहुत सारे इफ एंड बट आपको सोचना पड़ेगा। और ये नेक्स्ट 30 डेज उसके लिए, ये आप अगर पूरा का पूरा क्वांट रीजनिंग पर डिवोट हो जाओगे, नेक्स्ट 30 डेज के लिए जनरल अवेयरनेस पर डिवोट हो जाओगे, तो बिलीव मी कोई नहीं रोक सकता आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से। ओके, नाउ लेट्स कम टू द जनरल अवेयरनेस पोर्शन। जनरल अवेयरनेस को मैं जनरली 3 भाग में बांट के रखा हूं। द फर्स्ट वन इज बैंकिंग एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स। इसी में मैं जो है आरबीआई से भी सर्कुलर्स को, रिपोर्ट्स, बुलेटिन को भी इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, उसके जो पीएसबी एंड प्राइवेट बैंक के न्यूज हो गए, इकोनॉमी के न्यूज हो गए, कॉर्पोरेट बैंक, बिजनेस बैंकिंग करंट अफेयर्स, वो सब भी हो गए। दूसरा वाला है ईएसआई करंट अफेयर्स। सॉरी, इसमें मैं बिजनेस बैंकिंग करंट अफेयर्स वगैरह डालता हूँ, जैसे जीडीपी वगैरह, लोन्स वगैरह है। और रिपोर्ट्स यहाँ पर आते हैं, कैबिनेट अप्रूवल, जो पीआईबी प्रोग्राम्स होता है वाला, गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर होता है। उसके अलावा तीसरा कैटेगरी है जो जनरल करंट अफेयर्स होता है। जनरल करंट अफेयर्स जो है, जो 3 भाग में बांटा हूँ, बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर जनरल करंट अफेयर्स जो है, वो इतने सारी चीजें उसमें आती है, समिट्स, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, डेट एंड थीम, सब कुछ आता है। बट क्या सब कुछ पढ़ना जरूरी है? नहीं, बताता हूँ क्यों। अगर देखोगे, ये 3 सेगमेंट जो है, जो फर्स्ट इन न्यूज है, या ये मेरे मैगजीन, जो मैं आपको मैगजीन प्रोवाइड करता हूँ, उसके कैटेगराइजेशन के बेसिस पर है। उसमें मैं इतने ही कैटेगरीज में आपको जो है न्यूज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मेरा पीआईबी मैगजीन फॉलो करते हो, मैं आपको 3 मैगजीन, पीआईबी 360 मेरी मैगजीन आती है, और अफेयर्स टैब करंट अफेयर्स मैगजीन आती है। तो अगर आप वो दोनों फॉलो करते हो, इसमें आपको पीआईबी प्रोग्राम्स एंड आरबीआई से भी सर्कुलर दोनों रहता है। इसमें आपको रिमेनिंग सारी चीजें रहती है अफेयर्स टैब करंट अफेयर्स में। क्या नाम है? अफेयर्स टैब, अफेयर्स टैब मेरा वेबसाइट है। ओके, तो उस पर आपको ये मिलती है। तो ये सारी चीजें कवर होती है। बट अगर आप देखोगे तो एग्जामिनर देखो कहां से क्वेश्चन पूछता है। ये ये नीचे वाला सेक्शन देखो, यहां से मात्र कितना क्वेश्चन। तो मेजोरिटी ये रेड वाले से पूछा है उन्होंने, रेड वाले से मेजोरिटी क्वेश्चन पूछा, और अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उस पर कितना फोकस करना पड़ेगा, कितने टाइम का पढ़ना पड़ेगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो इसीलिए मैं जो अपने शेड्यूल, जो मैंने 50 डेज का प्लान शेयर किया हुआ, उसमें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जुलाई टू 10th अगस्त, सॉरी 10th अक्टूबर, जुलाई टू 10th अक्टूबर तक का आपको पढ़ना है। लेकिन लेकिन आप इन चीजों के लिए, जैसे आरबीआई से भी सर्कुलर्स हो गए या रिपोर्ट्स हो गए, जो पीआईबी वगैरह मैं कवर करता हूँ, इसके लिए आप जून भी पढ़ सकते हो फॉर अ सेफर साइड। व्हाई आई एम सेइंग कि जून भी पढ़ सकते हो, बिकॉज आरबीआई में 80 क्वेश्चंस होते हैं, देयर आर 80 क्वेश्चंस ओवर हियर, एंड देयर वुड बी 2 शिफ्ट, सो देयर वुड बी 160 क्वेश्चंस दैट आरबीआई वुड बी फॉर्मिंग। ओके, और जैसे मैंने बोला कि 3 से 4 सेट ऑफ पेपर बनते हैं, उसमें से एक रेंडमली चूज किया जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनेंगे वो अराउंड आपको यहाँ पर
650 के लगभग क्वेश्चन जो बनेंगे, मे बी आपको 1000 के लगभग क्वेश्चन बन सकते हैं अगर ज्यादा सेट बना दे, क्योंकि लॉटरी सिस्टम होती है। जो पेपर सेलेक्ट किया था कि कौन सा पेपर देना है, उससे पहले लॉटरी सिस्टम से नंबर ऑफ पेपर्स बनते हैं और उसी में से आपको रेंडमली क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। जो क्वेश्चन बनाता है वो क्वेश्चंस ड्रॉप करते जाता है, वो अपना ड्रॉप करते गया, भाई सबको टारगेट था कि इतने इतने क्वेश्चंस देने, तो वो ड्रॉप करते जाते हैं और सॉफ्टवेयर जो है रेंडमली इनमें से क्वेश्चंस पिक करता है। लेट सपोज इस एग्जाम के लिए 1000 क्वेश्चंस बने हैं, इनमें से आपको 160 क्वेश्चंस रेडी पिक करने हैं। तो रेंडमली कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि 3-4 महीने भी हो सकते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ ज्यादा बनता है, विड्थ ज्यादा है यहाँ पर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जून भी आप कर सकते हो थोड़े सेफर साइड, बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम अगस्त सितंबर, ये भी ध्यान रखना। बट चूंकि 2 शिफ्ट है, एक शिफ्ट में क्या होता है कि अगस्त सितंबर ज्यादा पूछ लेते हैं, एक में थोड़ा पीछे चले जाते हैं। लास्ट ईयर भी ये हुआ था। लास्ट ईयर एक शिफ्ट में जो है वो पेपर जीए का इजी था और दूसरे में टफ आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें दे गो बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन, वो थोड़ा पीछे चले गए, वहां जाके पूछना स्टार्ट कर दिया। ओके, बहुत पीछे चले गए थे, इसीलिए वो गलती वहां पर जो है काफी लोगों की डिफिकल्टी हुई थी। तो मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, ये लास्ट ईयर हुआ है। लास्ट ईयर हुआ है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद बेनिफिट थोड़ा सा मिलता है, बट आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे नहीं रह सकते ना। अगर आप सेफ्टी देखना चाहते हो तो कम से कम जो आरबीआई से भी सर्कुलर्स है या जो पीआईबी प्रोग्राम्स है, रिपोर्ट्स हैं, ये चीजों को खास करके आरबीआई से भी सर्कुलर्स को मैंने केस में देखा कि दे गो बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर, तो अप्रैल मई तक भी जा सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो नहीं कर सकते हैं, कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज तब में ये भी ध्यान रखना है कि अब ये करने के बजाय आप ऐसा नहीं हो कि टू रीच टिल अप्रैल और वहां तक करते करते वहां करने के बजाय आप इन पर फोकस नहीं कर पाए। इफ यू हैव प्रीवियसली रीड दोज थिंग्स, अगर आपने प्रीवियसली वो मैगजीन्स, क्योंकि मैं आपको दिसंबर से जनवरी से प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है तो उसको रिवाइज जरूर कर लेना। स्पेशली ये दोनों सेगमेंट को आप रिवाइज जरूर कर लेना। बाद बाकी को नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना। अप्रैल मई का भी थोड़ा बहुत कर लेना। खास करके दोनों शिफ्ट में मैंने देखा है, एक शिफ्ट में जरूर धांधली होती है कि थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा पूछ देते हैं वो लोग। ओके, उसके अलावा आपको क्या करना है, लेकिन जुलाई टू 10 अक्टूबर में ये सब कुछ करना है। जुलाई टू 10 अक्टूबर में ये सब कुछ करना है, पूरे पेज पर जो भी मेंशन है, ये इवन सबमिट्स अवार्ड्स ये सब कुछ करना है। बट इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड, इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड दिस थिंग, अगर आप जून जा रहे हो, अगर आप मई जा रहे हो, अप्रैल जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपको लिमिट करना पड़ेगा किस चीज के लिए हम जा रहे हैं। तो अगर मैं अप्रैल में जा रहा हूं तो आई वुड बी ओनली गोइंग फॉर आरबीआई से भी सर्कुलर्स। मैं जून का पीआईबी कर लूंगा, मई का पीआईबी कर लूंगा, बट आई वोंट बी डूइंग एवरीथिंग। स्पेशली इन केस ऑफ आरबीआई सेवी सर्कुलर्स आई मे गो बियॉन्ड, आई मे गो टिल अप्रैल और मे बी मार्च, सॉरी नॉट मार्च, वहां उतना तो आप नहीं कर पाओगे। अप्रैल जा सकता हूँ, मई जा सकता हूँ, जून जा सकता हूँ। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है जितना ज्यादा। ऐसा नहीं कि सब कुछ कवर कर लिया और रिवाइज नहीं कर पाए, नो। आप उतना ही कवर करो जितना आप रिवाइज कर पाते हो। आप अच्छे से 2 बार 3 बार रिवीजन करोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो फैक्चुअल आते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, व्हाट आर द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस आर लेंदी बेस्ड ऑन मल्टीपल स्टेटमेंट। Lots of questions are negative in nature, which means they ask you which of the following is not correct. They ask you lots of factual and in-depth questions. Okay, yeah, there are 15 to 18 one-liner questions too, but you will have to find those questions. और मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको क्वेश्चन नंबर 80 तक आप जाओगे तभी ये मिलेगा। बट मोस्ट केसेस में क्या होते हैं कि आपको ये लेंदी लेंदी क्वेश्चंस तो दिखेंगे, तो उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे। तो इसीलिए इसीलिए ये जरूरी है कि रिवीजन करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आपने देखा होगा जो मेरा पावर बेंच का मॉक है वो इसी चीज के लिए है। फुल लेंथ टेस्ट में भी मैं ये दे रहा हूँ, मंथली टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहा था, वो सब कुछ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यू शुड प्रैक्टिस फ्रॉम माय प्लेटफॉर्म ओनली, नो। आप 2 या 3 प्लेटफॉर्म से जीए प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज आप टारगेट कर पाओगे कि यस आई एम एबल टू रिटेन दिस मच इंफॉर्मेशन। या ये चीजें मे भी कुछ, अगर मैं 2 4 10 इंफॉर्मेशन मैंने मिस कर दिया होगा मेरे मैगजीन में, तो वो आप इंक्लूड कर पाओगे। ओके, तो ये चीजें आपको करनी होती है, तभी जाकर आपके स्कोर 45 50 तक जाते हैं। आप जो देखते हो कुछ स्टूडेंट इस तरह से स्कोर कर पाते हैं,
दे आर फॉलोइंग दीज थिंग्स। ये मैं खुद भी करता था। मेरे आप स्कोर कार्ड देख लोगे पुराने, तो आपको लगेगा सर इतना ज़्यादा स्कोर। और उस टाइम पर जीए भी उस टाइम 2021 से ही पेपर टफ आना स्टार्ट हुआ है, और मैं 21-22 की बात कर रहा हूँ। ओके, पिछले साल तो जीए थोड़ा उतना टफ था भी नहीं, 21, 22, 23 बहुत टफ था। 24 में कंपेरेटिवली ईजी आया था, लेंदी नहीं था 24। तो मैं भी भगवान की दया से अगर 25 भी कम लेन दिया तो अच्छी बात है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ये सारे टेक्निक, अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अब न्यूज़पेपर का भी कंपाइलेशन दे रहा हूँ। 2023 मैंने दिया था, और 5-7 नंबर ये एक्स्ट्रा आपको हेल्प करता है लेने में, क्योंकि यहाँ इमेजेस वगैरह के माध्यम से आपको सब कुछ न्यूज कटिंग वगैरह रहते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम, कम टाइम लगता है चीज़ों को रिवाइज करने में, चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। तो न्यूज़पेपर बेस्ड भी समरी आजकल मैं कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही है। तो आज तो मैंने एक स्टूडेंट को मेरे से पूछा कि सर इज योर मैगजीन सफिशियंट, तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर अगर आप मेरे दोनों मैगजीन फॉलो कर रहे हो, PIB 360 एंड अफेयर्स टैब वाला आप मैगजीन अगर आप फॉलो कर रहे हो, ओके। दूसरा, आप मेरा पावर पंच मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, आप मेरे FLT अटेम्प्ट कर रहे हो, और मेरा न्यूज़पेपर वाला आप पढ़ रहे हो, तो 40-45 तो आपको कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है मेरी। ओके, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, और सब लोग करते हैं, जो लोग इतना चाहते हैं दे डू दैट। ओके, तो ये तो था आपका जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो आपके लिए चेकलिस्ट क्या है? आपके लिए चेकलिस्ट है, ये सारी चीजें आपको करनी है, ये सारी चीजें आपकी चेकलिस्ट है। इसमें एडिशनली आप क्या कर सकते हो, यू कैन अटेम्प्ट क्विजेज। दूसरे सोर्सेस फॉलो नहीं करने हैं। आप अगर करना भी चाहते हो, आप दूसरे जगह से क्विजेज अटेम्प्ट किया करो, टेस्ट अटेम्प्ट किया करो। जैसा टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो दूसरे जगह से, और वहां पर जो भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दिखता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखता है, उसको अपने नोट्स और मैगजीन्स में इंक्लूड करने हैं। ओके, तो ये आपका चेकलिस्ट है कि आपको जुलाई से लेकर 10th अक्टूबर तक ये सारी चीजें करनी है। इफ यू कैन गो बियॉन्ड टिल जून ऑल्सो, आप जून का भी कर सकते हो। अगर आपने पहले अप्रैल और मई का पढ़ रखा है, आरबीआई से भी सर्कुलर्स, PIB मैगजीन, डू रिवाइज देम, इफ यू हैव रीड दो। नया नहीं पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ा हुआ है तो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यही वाला मैं मॉक टेस्ट बोल रहा था, इसमें आपको पावर पंच भी इंक्लूड कर दिया गया है, और क्वांट रीजनिंग फुल लेंथ टेस्ट वगैरह तो है ही। इसमें चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हो, टेस्ट दिया हुआ है क्वांट रीजनिंग का। सेक्शनल टेस्ट अभी अपलोड हो रहा है, फुल लेंथ टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें पावर पंच और मंथली GA भी इंक्लूडेड है। ये पुराना इमेज है, इसमें पावर पंच क्या है, बेसिकली जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट है। 60 क्वेश्चंस पर टेस्ट, आपको 10 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और फिर FLT दी जाती है, और मंथली वाला भी आपको अवेलेबल है। मंथली क्विज भी यहाँ पर अवेलेबल है, मंथली 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो काफी क्वेश्चंस हो जाता है आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो मॉक टेस्ट यही था आपको। ये नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना है, सिर्फ मार्क्स मत देखो, एनालाइज करो, अंडरस्टैंड व्हाई यू स्कोर्ड लो, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर। और ये जो मैंने चीजें बोली है, उसको अगर आप फॉलो करते हो, तो मुझे लगता है कि आपका प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।